नमस्कार, मैं वैदिक ज्योतिष के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और हम लोग अपना श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो आज का विषय है वो बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि आज का जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बृहस्पति महाराज का गोचर, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में होने वाला है और ये मिथुन राशि में पड़ता है 3 चरण और 1 चरण जो है वो पड़ता है कर्क के राशि में। तो इसी बात के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये बताने का कोशिश करूंगा मैं कि 12 राशियों के ऊपर इस गोचर फल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुनर्वसु के बारे में हम लोग को जानना होगा कि ये पुनर्वसु नक्षत्र है क्या। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो नक्षत्र के देवता कौन है वो देखना होगा। पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है और पुनर्वसु नक्षत्र में और भी बहुत सारे चीज़ जो हैं वो कैसे किया जाता है वो सारे चीज़ को देखना होगा। और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति का क्या कारकत्व है, उसको मिला करके फिर ये प्रिडिक्शन आएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब नक्षत्र का प्रिडिक्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि इन द सेंस कि वो नक्षत्र का जो प्रिडिक्शन निकल के आएगा, भविष्यवाणी, वो कभी गलत नहीं होता। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र है क्या ये समझ लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र ये नक्षत्र होता है जो नक्षत्र का एक जो सिंबल होता है, ठीक है, वो होता है तुनीड़। तुनीड़ मतलब जो एरो जहाँ पे रखा जाता है, तीरों का जो संग्रहालय कहा जाता है या कुएर कहा जाता है, उसमें आपके ये नक्षत्र का ये सिंबल है। इससे क्या मतलब आता है, इससे क्या समझ में आता है कि एक इंसान का लक्ष्य सबसे बड़ा चीज़ है, तो यहाँ टारगेट ओरिएंटेड ये नक्षत्र बन जाता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये बनता है कि नक्षत्र में तीरों की कभी खपत जो है वो होती रहेगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। तो मतलब तीर आप चलाए जाते हैं, लेकिन वो तुनीड़ में हर समय तीर मौजूद रहेगा या वापस वो तीर आ जाएगा। पुनर्वसु का अर्थ क्या है? पुनर और वसु, ये दो चीज को हम लोग को तोड़ देना होगा। अगर इसको तोड़ के समझते हैं तो पुनर मतलब होता है वापस, रीडू, ठीक है, पुनर। और वसु का मतलब होता है लाइट, यानी कि उज्ज्वल। पुनर्वसु मतलब जो उज्ज्वलता वापस से आ गया हो या वो वापस से प्रज्वलित हो गया हो। कोई भी ऐसा चीज जो बुझने के बाद वापस से प्रज्वलित हो जाता है, वो वापस से ज्वलनशील हो जाता है, रीइग्नाइटेड जिसको कहते हैं, वो होता है पुनर्वसु। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो जातक होते हैं पुनर्वसु के, वो हार मानते नहीं है पहली बात। और अगर वो कोई भी सिचुएशन में अगर हार जाते हैं तो वो वापस से ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा ऊर्जा लगा के अपने काम को सिद्ध या साकार करते हैं। और यही जो चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है पुनर्वसु की एक क्वालिटी। अगर चंद्रमा यहाँ रहता है या लग्न में ये पुनर्वसु नक्षत्र बनता है तो अब ये पुनर्वसु नक्षत्र के देवता कौन है? तो देखिए, ऐसे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र जब देखा जाएगा तो गणना करने के लिए ये बृहस्पति के नक्षत्र इसको माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात है कि इसमें जो आज हम आपको बताना, जो इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहे हैं, आपको बहुत कम जगह मिलेगा। पुनर्वसु के जो देवता हैं या देवी हैं वो हैं आदिति। अब ये क्यों है, इसको समझना भी जरूरी है। देखिए, आदिति जो है वो कौन है? आदिति ही स्पेस है, आदिति एक अंतरिक्ष है, आदिति से बड़ा कोई नहीं। माने आदिति से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। आदिति को मिलाकर ब्रह्मा जी जो प्रजापति हैं वो सृष्टि का सृजन करते हैं, ठीक है। और आदिति जो हैं वो यहाँ पे माता भी बनती हैं और साथ में पुत्री भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो आदिति हैं ये माता भी हैं और पुत्री भी, यानी कि ये खुद में एक प्रोसेस का, एक चीज़ का स्टार्टिंग है और उसमें एंडिंग भी है। अगर इसको और सूक्ष्म रूप से समझा जाए तो इसको ऐसा बताया जा सकता है, जैसे इसको कुछ उदाहरण से समझा जाएगा। जैसे आदिति जो हैं वो काश्यप ऋषि की वाइफ हैं, यानी कि धर्मपत्नी है। अब काश्यप ऋषि जो हैं वो, उनके साथ उनका विवाह होता है और जो आदिति हैं वो उनसे एक वर मांगती हैं। जब राजा बलि जो राक्षस के या दैत्य के राजा थे, वो सारा जितना भी आपके स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, सबके ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब जो आदिति जी हैं उन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति से पूछा, काश्यप जी से, कि आप एक ऐसा वरदान दीजिए मुझे कि जैसे हम उनको जन्मे कि जो ये जो राक्षस है इसका कुछ समाधान निकाले। तो फिर हम लोग को पता है कि फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया। कहाँ से लिया? ये आदिति जी के द्वारा लिया। माता आदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और वामन अवतार का उन्होंने अवतरित हुए वो। तो यही चीज़ जब आप देखते हैं
तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक बड़ा साइकिल के अंदर छोटा साइकिल है। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे ये वामन अवतार इस ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मांड जो है वो वामन अवतार के अंदर है, तो इसका मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो आपके शरीर में है वही शरीर के बाहर भी है और जो शरीर के बाहर है वही शरीर के अंदर है। तो ये बड़े साइकिल के अंदर छोटा साइकिल है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है और ये हमेशा पुनर्ता बनता जाएगा, ये बनता चला जाएगा। जैसे बारिश के बूंदे वो कंटिन्यूअस बनता चला जाता है, वो कभी भी साइकिल खत्म नहीं होता। पानी से समुद्र से वो भाप बन के ऊपर जाता है, बादल के माध्यम से फिर वो नीचे आ जाता है पानी के बूंदे। तो ये जो साइकिल है ये रिपीटेड है, ये हमेशा वापस आएगा। तो ये एक बात हो गया। इसके अलावा अगर दूसरा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो वो होता है देवकी माता और श्री कृष्ण जी का। इसमें भी यही बात होता है कि श्री कृष्ण जी अपने माता को बता रहे हैं कि देवकी जी ये आपका पहला जन्म नहीं, ये ना मेरा पहला जन्म है। हम लोग का बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग 7-8 बार आप ही माता बने हैं, हम ही पुत्र बने हैं। और विष्णु जी जो हैं वो खुद सबके पिता हैं, अगर देखा जाए आप अगर काल पुरुष के हिसाब से। ये दूसरा थियोलॉजी है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। ओवरऑल ये बात हुआ। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको समझना जरूरी है कि जो माता आदिति हैं वही सृष्टि के लिए भी जरूरी है और वही पुत्री भी बन जाती हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि जब श्री कृष्ण अपने माता को बता रहे हैं कि देवकी जी देखिए आपको परेशानी तो होना होगा। जैसे अब देवकी जी के 8 संतान खत्म हो चुके थे, 7 संतान खत्म हो चुके थे, 8वें तो कृष्ण जी थे खुद ही। ठीक है, तो ये जब हो रहा था तो उनको एक बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या था आदिति के लिए। तो ये उन्होंने बताया कृष्ण जी की क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हो जाती है कि अब बृहस्पति क्या है। ये रहा आपका बैकड्रॉप कि ये हो क्या रहा है, ये क्या है, ये कैसा सृजन हो रहा है, कैसा एक साइकिल के अंदर सब साइकिल है। अब बृहस्पति को लाते हैं। तो देखिए जब बृहस्पति को अगर पकड़ लेते हैं यहाँ पे, तो बृहस्पति हमारे होते हैं देवगुरु, जीव कारक ग्रह। जब ये मिथुन के राशि में रहते हैं तो पुनर्वसु में इनका काम ही हो जाता है एक बड़े सिस्टम के अंदर सब सिस्टम क्रिएट करना। अर्थात इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे बृहस्पति जो है नाशागी काल पुरुष के अगर देखिए धर्म के कारक होते हैं, आय के कारक होते हैं, वो अगर पुनर्वसु में आ जाते हैं तो ये वापस से आपका एक काम खत्म होगा तो दूसरा चालू होगा, एक काम खत्म होगा तो दूसरा चालू होगा, एक इनकम सोर्स खत्म होगा तो दूसरा चालू होगा, एक इनकम सोर्स खत्म होगा तो दूसरा चालू होगा। ये सारा चीज आपके इस श्रृंखला में बनता रहेगा क्योंकि जीव कारक है। ये बात समझना जरूरी है, जीव कारक होने के कारण ऐसा है। और बृहस्पति अगर देखा जाए तो बृहस्पति का राशि मिथुन राशि से कहाँ पड़ता है ये देखना जरूरी है और थोड़ा सा कर्क से भी कहाँ पड़ेगा ये भी जरूरी है देखना। तो क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, अगर धनु से देखा जाए तो हम लोग का ये जो घर है जो मिथुन की राशि पड़ती है वो कहाँ पड़ा, मिथुन की राशि 7वें भाव पे पड़ती है। तो यहाँ पे शादी वगैरह से रिलेटेड कुछ अच्छा चीज हो सकता है, या अगर कुछ शादी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वापस से रिबिल्ड करके आप अच्छी जगह जा सकते हैं, ये होता है। और अगर आप मीन से पकड़ते हैं तो ये आपके बन जाता है चौथा घर। तो चौथा घर वापस से सुख शांति और घर का दिखाता है। तो वापस ये हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ रिनोवेशन करना चाहते हैं, या कोई चीज बदलाव करना चाहते हैं, या कोई चीज नया करना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब पूरे ग्रह के जो सिस्टम है उसमें क्या असर पड़ता है देखिए। तो मेष के लिए ये उतना अच्छा माना नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरा घर का ट्रांजिट है और पुनर्वसु नक्षत्र वापस से मेष राशि के जो जातक है उनको बोलेंगे कि ज्यादा काम करो, वापस से काम करो। वृषभ के लिए ये बहुत अच्छा बन जाता है क्योंकि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति का कुछ दूसरे घर में और पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि रीडू या वापस से क्योंकि ये धन के भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे जो वृषभ राशि के जातक है उनको वापस से धन कमाने का मौका मिलेगा, वापस से सेविंग करने का मौका मिलेगा। तो ये उनके लिए अच्छा है। जो मिथुन राशि के जातक है उनके लिए ये बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं माना जाएगा, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक खुद में एक सोच एक आत्मचिंतन का समय है। तो ये ध्यान दीजिए। कर्क के लिए ये एक्सपेंडिचर के बारे में दिखाता है, कभी कभी आत्मचिंतन, क्योंकि एक आधा टुकड़ा तो पुनर्वसु का वहां पे भी है। अगर आप इसको ऐसे समझे कि 12वें घर के ऊपर के इफेक्ट आ रहा है तो खर्चे बार बार होंगे, तो कर्क के लिए बहुत अच्छा नहीं। सिंह के लिए बहुत अच्छा, 11वें घर से पुनर्वसु चालू होता है तो आपको इनकम करने का मल्टीपल सोर्स या बार बार इनकम बार बार इनकम बार बार इनकम, ऐसा इनकम जो कभी क्षय ना हो, अक्षय जिसको कहते हैं, वैसा इनकम बनने लग जाएगा। फिर आते हैं कन्या राशि के ऊपर। तो कन्या राशि के ऊपर 10वें भाव पे पड़ता है तो ये करियर के ऊपर अच्छा दिखाता है कि आपके करियर में नाम और यश कीर्ति ख्याति बढ़ जाएगा क्योंकि ये आपके 10वें, या आपके समझ लीजिए काम जो है वो काफी बड़ा हो जा रहा है, विस्तार हो जा रहा है। ये काफी अच्छा है आपके लिए कन्या राशि के लिए। तुला राशि के लिए जातक के लिए अगर देखा जाए तो ये वापस से 9वें भाव में आता है तो भाग्य में वृद्धि हो जाएगा क्योंकि भाग्य में आपको 7 बार बार मिलता जाएगा। एक बार खत्म हुआ वापस से आ गया, एक बार खत्म हो गया वापस से आ गया। तो ये रोटेशन ऑफ भाग्य भी बहुत अच्छा बात है। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज के ऊपर ये
8वां घर है तो हेल्थ इश्यूज या मन का चिंता के ऊपर ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है, और ये बार बार होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम चालू। तो ये एक बात है। धनु का हमने ऑलरेडी बता दिया कि धनु के लिए अगर ये राशि 7वें भाव पे पड़ता है तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर से नए नए तरीके से संबंध बना सकते हैं, नए नए तरीके से आप उनके साथ बात कर सकते हैं, या आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। बार बार ये टूर एंड ट्रैवल, बार बार टूर एंड ट्रैवल होता चला जाएगा। या बिजनेस करना चाहेंगे तो आप नए नए पार्टनर्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा तो हम लोग बात करते हैं मकर राशि के जातक के लिए। तो मकर राशि के जातक के लिए ये बृहस्पति का जो गोचर है वो इनके 6वें से जा रहा है, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। 6वें पे होने से बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मामला, मुकदमा, लिटिगेशन, बार बार कुछ ना कुछ एक समस्या में पड़ते हुए दिखेंगे, तो ये एक समस्या रहेगा मकर राशि के लिए। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि। तो देखिए कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत अच्छा है। इनके बाल जो इनके जो पुत्र आदि हैं, इनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे, और ये आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, और ये अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते चले जाएंगे। एक बार अच्छा करेंगे तो दूसरा बार, मतलब पुत्र आदि आपके जो संतान से काफ़ी सुख मिलता है और मिलता चला जाएगा जब तक बृहस्पति इस पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब आप बात करते हैं मीन के राशि के ऊपर। तो जैसे हमने बताया 4th हाउस है, चौथे घर है। घर में कुछ ना कुछ बदलाव होता चला जाएगा, घर में कुछ ना कुछ आप बदलाव करेंगे, रेनोवेशन करेंगे, एक बार कुछ चेंज करेंगे, या रंग कर लिए नया, या वापस से आप कुछ नया फर्नीचर ले आए, तो ऐसा करके ये आप बैलेंस करते हुए रहेंगे। तो कुल मिला के ये रहा हर एक राशि के ऊपर पुनर्वसु नक्षत्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन करके कि हर राशि के ऊपर से कैसा बेनिफिट आएगा। ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग को एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि पुनर्वसु और बृहस्पति ये दोनों का कारकत्व क्या है, और उसके हिसाब से राशि का फल क्या है। मैं वैदिक ज्योतिष के सिंह आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय निकाल के मुझे सुना। धन्यवाद।